हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 का चैप्टर नंबर 7 फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का मतलब होता है जब पावर्स को हम डिवाइड कर देते हैं दो या दो से ज्यादा लेवल पर। ठीक है। अब फेडरलिज्म को हम देखेंगे कैसे कैसे अलग अलग कंट्रीज में फेडरलिज्म हुआ आपका। तो सबसे पहला यूएसएसआर। यूएसएसआर क्या है बेटा, एक पावर थी पहले जो बट गई। पहले इसमें 15 कंट्रीज आती थी और वो क्या होगा, बाद में यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया आपका 1989 में। और उसके दो रीजन मेन थे कि पहला रीजन कि सारी पावर किस लोगों के हाथ में थी, सेंट्रलाइजेशन था। उसके अलावा जो 15 थी उसमें से सबसे ज्यादा जो डोमिनेशन था वो किसका था, रशिया का था। इसलिए क्या हुआ इनका डिसइंटीग्रेशन हो गया इस हजार का। ठीक है, जिसे हम क्लास 12th में और अच्छे से पढ़ेंगे। कंट्रीज जैसे कि चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लोवाया, ठीक है, स्लोविया और पाकिस्तानों ने भी आपने देखा फेस क्या क्या डिवीजन, कि भाई डिवीजन डिवाइड हुआ था ये। थर्ड है आपका कनाडा का एग्जांपल देखा गया। कनाडा भी क्या हो गया आपका, टूट गया। किस कारण टूटा, क्योंकि वहां पर लैंग्वेज के बेस पे क्या हो गया था, बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो गई थी आपका। इसके अलावा अगर आप इंडिया का देखोगे एग्जांपल, इंडिया 1947 में इंडिपेंडेंट हुआ और पार्टीशन के साथ हुआ। जैसे कि पाकिस्तान में भी पार्टीशन हुआ, लेकिन वहां और यहाँ की कंडीशन अलग अलग है। पार्टीशन के साथ हुआ आपका, तब भी हम इतना यूनाइट क्यों है, क्योंकि हमने जो फेडरल स्ट्रक्चर अपनाया है वो इस तरीके से अपनाया है कि हमारी जो यूनिटी है वो अभी भी बरकरार है। अब इसके अलावा एक और एग्जाम्पल आपकी बुक में वेस्ट इंडीज का दे रखा है कि जो वेस्ट इंडीज थी वो क्या था आपका बेटा, ब्रिटिशर्स ने कॉलोनाइज कर रखा था उसको। 1958 में क्या बना, फेडरेशन ऑफ वेस्ट इंडीज बनाया गया आपका। ठीक है, और लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर क्या थी कि यहाँ पर सेंट्रल जो गवर्नमेंट थी वो क्या थी आपकी, वीक थी। अगर वो वीक होगी तो जो नीचे वाली पोर्शंस है वो क्या होंगी, स्ट्रांग बन जाएंगी। और फिर वो क्या करेंगे, अलग अलग होने की डिमांड करेंगे। तो इसलिए प्रॉब्लम होना स्टार्ट हुआ और 1962 में डिसोल्यूशन होना स्टार्ट हो गया। ठीक है आपका। और 1973 में एक ट्रीटी साइन करी गई, ट्रीटी ऑफ चौग्रामस। ठीक है, ये जो ट्रीटी साइन करी गई इसके बाद क्या हुआ आपका, इंडिपेंडेंट जो अलग अलग हो गए, भाई मैंने आपको बताया डिसइंटीग्रेशन हो गया वेस्ट इंडीज का। तो अलग अलग जो इंडिपेंडेंट आइलैंड्स हो गए उन्होंने क्या करा, अपनी एक कम्युनिटी बना दी जिसका नाम रखा इन्होंने कैरिबियन कम्युनिटी, कैरीकॉम। ठीक है, और इनके अपनी अपनी कॉमन लेजिस्लेचर, सुप्रीम कोर्ट और करेंसी इन्होंने बना दी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे बेटा कि फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म क्या होता है, कि फीचर्स क्या होते हैं, अच्छी चीजें, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फेडरलिज्म क्या होता है आपका। तो सबसे पहला है कि पावर जो होती है दो या दो से ज्यादा लेवल पर क्या होती है, डिवाइड होती है आपकी, जैसे कि नेशनल लेवल पर, रीजनल या स्टेट लेवल पर। दूसरा है कि भाई जो हर लेवल होगी उसकी क्या होगी, खुद की ऑटोनोमस पावर होगी, कि वह अपनी जो अथॉरिटी है उनके पास खुद की अथॉरिटी होगी अपने अपने स्फेयर में काम करने की। तीसरा है रिटन एंड सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन होगा आपका, जो डिफाइन करेगा, क्लैरिफाई करेगा कि किसकी कौन कौन सी पावर है हर लेवल के उसमें। और पीपल क्या होंगे, उनकी डुअल आइडेंटिटी होगी, लॉयलिटी होगी टूवर्ड्स द रीजन एंड द नेशन, कि भाई वो चाहे अब इंडिया में भी देख लो आप, चाहे आप किसी भी जगह से हो वहां पर आपकी लॉयलिटी होनी चाहिए और आपको एट द एंड इंडिया की लॉयलिटी भी आपको करनी। ठीक है, वफादार आपको इंडिया की तरफ भी होना पड़ेगा। फिफ्थ पॉइंट है आपका इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्या करेगा आपका, अगर मान लो कोई दो सेंटर या स्टेट के बीच में लड़ाई हो रही है तो उन दोनों के बीच में जो डिस्प्यूट को सेटल करेंगे वो कौन होगा, आपका जुडिशरी करेगा। और वो इंडिपेंडेंट होगी तो क्या होगा, और अच्छे से वो डिसीजन ले पाएंगे। अब हम देखेंगे इंडिया में फेडरलिज्म कैसे होता है, क्योंकि आपको पता होगा इंडिया में जो लेवल्स है गवर्नमेंट के वो अलग अलग है। सबसे पहला आपका लेवल है आपका यूनियन या सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर मैं ऐसे ट्राइंगल बनाऊं तो उस ट्राइंगल में सबसे ऊपर आपका क्या होगा, सेंट्रल या यूनियन गवर्नमेंट। उसके बाद आपका क्या होगा बेटा, नीचे होगा आपका स्टेट लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट। और अब स्टेट को भी पार्ट में डिवाइड कर दिया, हम क्या कहते हैं, लोकल गवर्नमेंट। 8th चैप्टर में हम और डिटेल में इसको पढ़ेंगे। लोकल गवर्नमेंट में दो पार्ट्स में डिवाइड कर दी, एक है आपका जो सिटीज के अंदर होती है और एक है आपकी जो विलेज के अंदर होता है। तो ऐसे लेवल्स बांट दिए, मेनली तो दो ही है हमारे, सेंट्रल और स्टेट। स्टेट को हमने और डिफाइन करा है लोकल में। इसके अलावा ये जो हमने बोला कि भाई सेंटर है और ये स्टेट है, इनकी पावर्स को हमने क्या कर दिया, अलग से लिस्ट में बता दिया कि भाई 7 शेड्यूल है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें हमने बता दिया कि कौन कौन से पावर्स है जहां पर यूनियन पार्ट लेगी और कौन कौन से उसमें जहां पर स्टेट क्या कर सकती है, डिसीजन ले सकती है। तो यूनियन कहाँ कहाँ ले सकती है, सेंटर कहाँ अपने डिसीजन ले सकती है, डिफेंस, एटॉमिक एनर्जी, फॉरेन अफेयर्स, वॉर एंड पीस, बैंकिंग, रेलवे, पोर्ट्स, फॉरेन ट्रेड, करेंसी, कॉइनेज एंड पोस्ट एंड टेलीग्राफ। इन सब में क्या कर सकते हैं, आपके जो सेंटर होती है वो आपके डिसीजन लेगी।
ठीक है। और जो स्टेट होगा, स्टेट कहाँ लेगा डिसीजन आपका? एग्रीकल्चर, पुलिस, प्रिजन, लोकल गवर्नमेंट, पब्लिक हेल्थ, लैंड, लिकर, ट्रेड एंड कॉमर्स, लाइफ स्टॉक एंड एनिमल हस्बेंड्री, स्टेट पब्लिक सर्विसेज। ये लर्निंग पोर्शन आपको लर्न करना पड़ेगा ये। अगला है आपका कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट मतलब वो लिस्ट जहां पर स्टेट और सेंट्रल दोनों डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन ज्यादा पावर, अगर मान लो दोनों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो ज्यादा पावर किसके पास होगी? सेंटर के पास होगी। कौन कौन से? जैसे कि एजुकेशन, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चर लैंड, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियंस, अडरेशन, एडॉप्शन, सक्सेशन, ये सब। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे रेजिडरी पावर्स। अब मान लो कुछ ऐसे मैटर्स हैं जो अभी बहुत ज्यादा चल रहे हैं और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाए हुए 75 ईयर्स हो चुके हैं। तो उस टाइम की, अगर उस टाइम बनाया गया कॉन्स्टिट्यूशन आज तक रिलेवेंट है, वो इसलिए क्योंकि हमने क्या कर दिया, जो कॉन्स्टिट्यूशन में करते हैं उन्होंने अलग से एक रेजिडरी लिस्ट भी बनाई है, जिसमें हम वो लिस्ट वो इंक्लूड करते हैं मैटर जो इन तीनों लिस्ट में मेंशंस नहीं है, जैसे कि साइबर लॉ। ठीक है। अब ये तो लिस्ट हो गई जो 7 शेड्यूल के अंदर है। अब हम देखेंगे कि हमारे इंडिया में क्या है, सिंगल सिटीजनशिप फॉलो की जाती है कि आपको इंडिया में कहीं भी रहने के लिए सिर्फ एक ही सिटीजनशिप की जरूरत पड़ेगी आपको, वो है इंडिया की सिटीजनशिप। ठीक है। फोर्थ पॉइंट है कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी। आपको पता होगा हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या है? इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। अब हम देखेंगे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 1 जो क्या कहता है आपका, इंडिया दैट इज भारत शेल बी यूनियन ऑफ स्टेट। की यूनियन ऑफ स्टेट होना चाहिए, स्टेट से मिलकर यूनियन होना चाहिए आपका। ठीक है। अब हम देखेंगे हमारे इंडिया में वैसे तो फेडरलिज्म है, पावर्स बटी हुई है, लेकिन पावर जो बटी हुई है ना उसमें जो पावर ज्यादा है वो किसके पास है? सेंटर के पास है। तो यही है कि फेडरलिज्म विद अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो जैसे कि हमने अभी ऊपर एग्जांपल्स देखे थे, वहां पर क्या होगा आपका, जैसे कि वेस्ट इंडीज में कि सेंट्रल पावर वीक थी तो इससे क्या हुआ, स्टेट्स ने डिमांड करी अलग अलग होने की। तो ये चीज हमारे इंडिया में भी हो सकती है, इसलिए हमने क्या करा, सेंटर को और पावरफुल बना दिया। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? क्वाजी फेडरलिज्म भी कहते हैं। तो कैसे कैसे जहां पर स्ट्रॉन्ग पावर है सेंटर की, तो सबसे पहले आपका पार्लियामेंट। पार्लियामेंट क्या कर सकता है बेटा? नए स्टेट्स को बना सकता है, स्टेट्स के नाम को चेंज कर सकता है, बाउंड्री को चेंज कर सकता है, जबकि ये पावर स्टेट लेजिस्लेचर के पास नहीं है। इसके अलावा इमरजेंसी भी कौन डिक्लेयर करेगा? आपका सेंटर डिक्लेयर कर सकते हैं, पार्लियामेंट ही। और इमरजेंसी के टाइम पर आपका क्या कर सकते हैं? स्टेट लिस्ट के अंदर भी जो पार्लियामेंट है वो क्या कर सकती है? लॉ बना सकती है। इसके अलावा रेवेन्यू किसके पास ज्यादा है? सेंट्रल गवर्नमेंट ही कंट्रोल करते हैं रेवेन्यू को, पैसे से रिलेटेड चीजों को, और स्टेट उनके ऊपर डिपेंडेंट होता है। इकोनॉमिकली अगर देखोगे, प्लानिंग कमीशन, ये प्लानिंग वगैरह कौन करती है? आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। इसके अलावा गवर्नर को भी कौन इलेक्ट करते हैं? वो आपके अपॉइंट करती है सेंटर। ठीक है। और जो गवर्नर हो सकता होते हैं वो क्या कर सकते हैं? स्टेट बिल में अगर कोई उन्हें वो चाहिए, असेंट चाहिए, तो वो प्रेसिडेंट के असेंट के लिए क्या कर सकती है? स्टेट बिल्स को गवर्नर रिजर्व करके रख सकते हैं। ठीक है। पार्लियामेंट क्या कर सकती है? आपका स्टेट सब्जेक्ट के अंदर भी लेगिस्लेट कर सकते हैं राज्यसभा के थ्रू। सेंटर कैन इशू डायरेक्शंस टू स्टेट अंडर आर्टिकल 251। कि आर्टिकल 251 के थ्रू क्या कर सकती है? जो सेंटर है वो स्टेट को डायरेक्शन दे सकती है। आईएएस आईपीएस जो ऑल इंडिया सर्विसेज होती है वो भी किसके अंडर आती है? आपकी सेंटर के अंदर आती है। आर्टिकल 33 एंड 34 भी आपका क्या है? यूनियन पावर को स्ट्रेंथन करता है मार्शल लॉ लगा करके। अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मार्शल लॉ लग जाएगा, इससे सारी जो आपके राइट्स है वो छीनकर क्या होगा? आपका सारी पावर किसके पास चली जाएगी? गवर्नमेंट के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चली जाएगी। अब प्रॉब्लम्स क्या है, कन्फ्लिक्ट क्या क्या होती है इंडिया के फेडरलिज्म में? तो कॉन्फ्लिक्ट्स अगर हम देखेंगे, यहाँ पर एक स्टेटमेंट दे रखी है बेटा, द कॉन्स्टिट्यूशन इज ओनली अ फ्रेमवर्क और अ स्केलेटन, इट्स फ्लैश एंड ब्लड इज प्रोवाइडेड बाय द एक्चुअल प्रोसेस ऑफ पॉलिटिक्स। कि अगर आप देखोगे ना बेटा, कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक फ्रेमवर्क है, एक ढांचा है, स्केलेटन है। अब हमारी बॉडी में स्केलेटन होते हैं, हड्डियों का जो ढांचा होता है वो है। ठीक है। लेकिन अगर हम देखें इसका जो ब्लड होगा या जिस पे फ्लैश, जो उस पे मांस होगा, वो कौन प्रोवाइड करेगा? एक्चुअली। ठीक है। तो ये बोला है यहाँ पर। आगे हम देखेंगे कॉन्फ्लिक्ट क्या क्या होती है कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन फेडरलिज्म के अंदर। सबसे पहला है कि सेंट्रल स्टेट रिलेशन, क्योंकि मैंने आपको बताया कि सेंटर हमारे इंडिया में क्या है? स्ट्रांग है। इसके कारण क्या होता है? स्टेट की बहुत सारी पावर्स को प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हो जाती है, कि स्टेट्स को दिक्कत होना स्टार्ट हो जाती है आपका। ठीक है। क्योंकि सेंटर ज्यादा इंटरफेयर कर रहा है, तो स्टेट अपने जो डिसीजन वो ढंग से नहीं ले पाती।
तो पहली प्रॉब्लम। दूसरी है डिमांड फॉर ऑटोनॉमी, कि कुछ स्टेट कहते हैं कि भाई जो सारी पावर्स है वो सेंटर को दे रखी है, हमें चाहिए कि फाइनेंशियली हम अपने इंडिपेंडेंट हो सके, हमें सेंटर पे डिपेंडेंट ना होना पड़े पैसे से रिलेटेड, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन भी हमें अपना चाहिए, जो आईएएस आईपीएस होते हैं वो लोग स्टेट के भी ऐसे प्रॉपर होना चाहिए, ऑटोनॉमी हमें मिलनी चाहिए, ठीक है। कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक ऑटोनॉमी भी हमें मिलनी चाहिए, डिमांड होती है किसकी, स्टेट्स की होती है। अब गवर्नर का मैंने आपको बताया कि गवर्नर को जो अपॉइंट करते हैं वो कौन करते हैं, आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, ठीक है। अनइलेक्टेड एंड अपॉइंटेड बाय द सेंटर, इसलिए इसको क्या कहते हैं, एक एजेंट की तरह भी देखा जाता है कि भाई सेंटर ने अपॉइंट किया है और स्टेट में काम कर रहा है, तो मतलब स्टेट सेंटर का होते हुए एक एजेंट की तरह वो काम कर रहा है स्टेट के अंदर, ठीक है। और एक कमीशन बनाई गई थी, सरकारिया कमीशन। उन सरकारिया कमीशन ने बोला था कि भाई जो गवर्नर होना चाहिए वो नॉन पार्टीशन होना चाहिए, मतलब कोई भी पार्टी से लिंक नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब एक बेटा आर्टिकल 356 है, प्रेसिडेंट रूल। प्रेसिडेंट रूल मतलब अगर हम नॉर्मल बोले स्टेट इमरजेंसी। अगर स्टेट में क्या हो रहा है कि कोई प्रॉब्लम चल रही है, अगर स्टेट जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, तो प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, वहां पर स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं अंडर आर्टिकल 356, ठीक है। और इसमें क्या होगा, अगर स्टेट के अंदर इमरजेंसी लग गई तो स्टेट की सारी पावर कहाँ चली जाएगी, सेंटर के पास चली जाएगी, ठीक है। और इसको कंटिन्यू 3 साल तक किया जा सकता है आपका, ठीक है। लेकिन ऐसे बहुत सारे केस है जहां पर इसका मिसयूज भी करा गया है, जैसे कि केरला वाला केस है आपका। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर रखा है जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू मतलब अगर ऐसे डिसीजन सेंटर ने ले लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं है, उसको वो क्या कर सकती है, नल एंड वॉइड घोषित कर सकती है आपकी सुप्रीम कोर्ट। चौथा पॉइंट अगर आप देखोगे कॉन्फ्लिक्ट का, तो वो है आपका बेटा डिमांड फॉर न्यू स्टेट, कि बहुत सारे ऐसे स्टेट्स की डिमांड होती है कि अलग अलग स्टेट बनाना चाहिए। जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे तो इतने सारे हमारे पास ऐसे पूरा इंडिया क्या था, बिखरा हुआ था, तो हमें स्टेट बनाने की जरूरत थी। तो हमने सोचा कि स्टेट को हम किस बेस पे बनाएंगे, लिंग्विस्टिक बेस पर बनाएंगे, लैंग्वेज के बेस पे बनाएंगे, जिसके लिए हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, कमीशन बनाई थी, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1953। तो इन्होंने अलग अलग ईयर में अलग अलग लैंग्वेज के बेस पे स्टेट बनाए, जैसे गुजरात महाराष्ट्र को बनाया 1960s के टाइम पर, पंजाब हरियाणा को 1966 में बनाया, नॉर्थ ईस्ट को बनाया, ठीक है। 2014 में आपका छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड को बनाया, इन्होंने कमीशन ने लैंग्वेज के बेस पे बनाया। इसके अलावा इंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट भी होती है। इंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट दो लोग, अगर दो स्टेट है, उन स्टेट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्यों होगी, पहला या तो बॉर्डर के रिलेटेड होगा, ठीक है, या कोई रिवर जा रही होगी उससे रिलेटेड होगा। तो बॉर्डर में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, जैसे महाराष्ट्र और कर्नाटका वाला बॉर्डर में इशू होता है, मणिपुर नागालैंड में, पंजाब हरियाणा, इन सब में बॉर्डर डिस्प्यूट बहुत देखने को मिले। रिवर वाला पानी से रिलेटेड बहुत होता है, कावेरी डिस्प्यूट, कावेरी रिवर पे बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। नर्मदा वाटर डिस्प्यूट होता है, नर्मदा रिवर के ऊपर डिस्प्यूट होते हैं, आपकी लड़ाई होती है। अब आगे हम देखेंगे कुछ स्पेशल प्रोविजन दे रखे हैं आपको जम्मू एंड कश्मीर के, ठीक है। जम्मू कश्मीर वो क्या था बेटा आपका, जब इंडिपेंडेंट हुए हम तो प्रिंसली स्टेट था, मतलब उसमें प्रिंस का रूल था। प्रिंस का रूल मतलब कैसे कि आपका ब्रिटिशर जो है वहां इनडायरेक्ट रूल करते थे, तो ब्रिटिशर्स क्या करते थे, एक प्रिंस को बिठा देते थे जो रूल करेगा इंडिया के ऊपर, ठीक है। और जो जैसे ब्रिटिशर्स गए तो ब्रिटिशर्स चले गए, तो यहाँ पर फिर भी किसका रूल रह गया, प्रिंस का रूल हो गया। तो इन जो प्रिंसली स्टेट थे इनके पास चॉइस थी, या तो वो इंडिया का पार्ट बन जाए, या वो पाकिस्तान का पार्ट बन जाए, या क्या करे, इंडिपेंडेंट बने रहे। बट जम्मू एंड कश्मीर को प्रॉब्लम ये हुई बेटा, क्योंकि जम्मू कश्मीर बिल्कुल बीच में है, इधर पाकिस्तान है और इधर इतना बड़ा इंडिया है, और वो यहाँ बीच में फंसा हुआ क्या है आपका, जम्मू कश्मीर। तो इसके लिए प्रॉब्लम हुई थी, और पाकिस्तान ने क्या करा था, 1947 में ही कुछ लोगों को जम्मू कश्मीर में भेज दिया था अटैक वटैक करने के लिए आपका, ठीक है। तो जो यहाँ के राजा थे, महाराजा हरि सिंह, उन्होंने सोचा कि भाई हम इंडिया को क्या करेंगे, हम इंडिया का साथ लेंगे। तो इंडिया से इन्होंने मांगी, मतलब मदद मांगी, तो इंडिया वालों ने मदद करी, और इंडिया वालों ने बोला कि हम तुम्हें साथ, मतलब तुम्हें हमारे क्या करना पड़ेगा, इंडिया में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, मतलब इंडिया का पार्ट बनना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन फिर भी जम्मू कश्मीर को कुछ स्पेशल ऑटोनॉमस मिला आर्टिकल 370 के तहत, कि भाई इंडिया अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं, खुद का फ्लैग उनका रख सकते हैं वो, ठीक है। अब जम्मू कश्मीर और अदर स्टेट के बीच में क्या डिफरेंस था आर्टिकल 370 लगने के बाद, डिफरेंस क्या था कि कोई भी इमरजेंसी के तहत इंटरनल जो होगी,
तो विदाउट स्टेट कंसेंट नहीं हो सकता कि भाई इमरजेंसी नहीं लगा सकते आप जम्मू कश्मीर में जब तक स्टेट का कंसेंट ना हो। वहां पर फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगा सकते आप जम्मू कश्मीर में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल नहीं लगा सकते आप जम्मू कश्मीर में, ठीक है। लेकिन आर्टिकल 370 को बेटा 2019 में जो एक अमेंडमेंट आया था जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, इसके तहत आर्टिकल 370 को हटा दिया गया और 370 के तहत जो जम्मू कश्मीर को स्पेशल ऑटोनॉमस मिला था उसको हटा दिया गया, ठीक है आपका। और फिर बाद में जम्मू कश्मीर को दो पार्ट मतलब डिवाइड कर दिया, दो यूनियन टेरिटरी के अंदर, एक हो गया आपका जम्मू कश्मीर, एक है आपका लद्दाख, ठीक है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। आगे हम और वीडियोस लेकर आएंगे इसी बुक के अंदर, और दूसरी बुक को देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।